हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आरडी कॉन्सेप्ट यान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसको हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इस अध्याय में सबसे पहले देखते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहला, विद्युत आवेश। आवेश होता क्या है। दूसरा, उसके प्रकार। और तीसरा, आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ, कौन कौन सी विधि हैं। करने की विधियाँ। और चौथा, इसमें हम पढ़ेंगे आवेशों का गुणधर्म। और पांचवा हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इस पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और छठवां हम पढ़ेंगे इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। और सातवां बात करेंगे इसमें हम विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एवं इसकी तीव्रता। विद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता। और आठवां इसमें हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। रेखाएं और इनके गुणधर्म भी पढ़ेंगे, एवं गुणधर्म। एवं गुणधर्म। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे 10वां टॉपिक विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। और इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इस पे पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, और उस पे आधारित न्यूमेरिकल भी करेंगे। गॉस का प्रमेय अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉस का प्रमेय। तो इस अध्याय में हम इतने टॉपिक को कवर करेंगे, इतने यही टॉपिक हैं जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम आवेश क्या होता है, आवेश के कौन कौन से प्रकार हैं, और उनको उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसको हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। बाकी और लेक्चर में हम ये सभी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आवेश से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आवेश आखिर होता क्या है। तो आवेश, आप बचपन में कभी देखे होंगे, आप जब अपने बाल पर कंघी रगड़ते हैं और उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के समीप ले जाते हैं, तो कागज़ का टुकड़ा उससे चिपकने लगता है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक कारण है, और उसी कारण को जानने के लिए भौतिकी में एक नई अवधारणा लाई गई, जिसे हम कहते हैं विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है जो किसी अन्य आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत आवेश। कोई भी वस्तु हो गई, तो वो अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव जो कराता है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत आवेश। और इसका अगर मात्रक देखें, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और इसका सीजीएस मात्रक
CGS, CGS मात्रक स्थैतिक कूलाम होता है, स्थैतिक कूलाम। कूलाम नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसका मात्रक कूलाम रखा गया है, या इसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन दोनों ही इसका सीजीएस मात्रक है। अगर बात करें आवेश, तो क्या हर वस्तु में आवेश होता है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम वस्तु का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कोई भी वस्तु हो गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। सामान्य अवस्था में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। तो इस स्थिति में हम कहते हैं वस्तु निरावेश है, मतलब ना तो उस पर ज़्यादा ऋण आवेश है ना ही धन आवेश, दोनों सेम बराबर है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हर वस्तु में आवेश होता है। अब बात करते हैं ये आता कहाँ से है। तो आवेश कहीं से आता नहीं है, बस क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म में, उसमें है कि आवेशों का स्थान, आवेशों का उत्पन्न तथा उसका विनाश निश्चित नहीं है, उसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि आवेश किसे कहते हैं। अब बात करते हैं आवेश, दूसरा टॉपिक, आवेश के प्रकार। तो आवेश के दो प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धनावेश की बात करें तो मान लीजिए दो वस्तु है, एक पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आवेश और प्रोटॉन का मतलब धन आवेश। तो प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। एक वस्तु ऐसा हो गया और एक वस्तु जिसपे इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, मतलब ऋण भी है, धन भी है। तो अगर दो वस्तु है, अगर इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में चला जाएगा, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में चला जाएगा, तो इसमें केवल धन चार्ज ही बचेगा, इसलिए हम इसको कहेंगे धनावेश। इसलिए ये हो जाएगा धनावेश। और अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जाता है, तो इसमें और अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऋण आवेश। मान लीजिए कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए धन कम दिखेगा और इसको हम बोलते हैं ऋण आवेश, मतलब ये ऋण आवेशित हो गया। अब बात करते हैं कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर चला जाता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान कम क्यों हो जाता है? अब द्रव्यमान कम हो जाता है इसलिए क्योंकि वो वस्तु, हर वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का और प्रोटॉनों का अपना अपना एक द्रव्यमान होता है। देखा जाए इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान वो होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, और वहीं प्रोटॉनों का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होता है। अब अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में चला गया, तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला मतलब कुछ द्रव्यमान इसमें से कम हो गया, इसलिए हम बोलेंगे धन आवेशित में द्रव्यमान कम हो जाता है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का अपना एक द्रव्यमान होता है, और अधिक द्रव्यमान आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया तो अधिक द्रव्यमान हो गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ऋणावेशित द्रव्यमान में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आवेश के प्रकार में समझ आया होगा। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋण आवेश। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो वस्तु धनावेश हो जाती है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर जिस वस्तु में गया वो वस्तु ऋणावेश हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 किलो कूलाम होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम आवेश होता है। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। लेकिन इस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश।
अब तीसरा बात करते हैं आवेश उत्पन्न करने की विधियां। कौन कौन सी विधि है जिससे इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो सबसे पहला है, तीन विधि है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित किया जा सकता है। सबसे पहला घर्षण विधि, दूसरा संपर्क, और तीसरा प्रेरण। तो हम एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घर्षण की। घर्षण में क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच आदान प्रदान होता है, जिसको हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक कांच की छड़ ले ली जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। ये हो गई कांच की छड़। कांच की छड़। और एक रेशम का कपड़ा लेते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और ये हो गया रेशम का कपड़ा। अब जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इस कांच का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़े में चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो ये धन आवेश हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो ये ऋण आवेश हो जाएगा। ये तो अभी पहले पढ़े थे। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गया तो इसको हम बोलेंगे घर्षण द्वारा आवेश हुआ है। अब बात करते हैं कि कांच के छड़ में से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा। रेशम के कपड़े में से तो निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर वस्तु का इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़े रहता है और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को बहुत ढीला ढाला पकड़े रहता है। तो कांच के छड़ में ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से नहीं पकड़े रहता है। इसलिए जब दोनों को रगड़ते हैं तो जो कांच का छड़ है वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, और रेशम का कपड़ा जो है इलेक्ट्रॉन को पा लेता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच आदान प्रदान होता है, जिसको हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। अब दूसरा बात करते हैं संपर्क। संपर्क में क्या होता है कि एक पहले से आवेशित वस्तु लिया जाता है, चाहे वो धनावेशित हो या ऋणावेशित। तो मान लीजिए हमने एक कांच की छड़ ले ली जिसपे ऋण आवेश है, पूरा ऋण आवेश। ये हो गई कांच की छड़। कांच की छड़। और एक तटस्थ धातु की गेंद ले ली, ये तटस्थ, इस पे प्लस भी है। तटस्थ मतलब प्लस मतलब धन आवेश हो, प्रोटॉन भी हो, इलेक्ट्रॉन भी हो, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हो। ये हो गई तटस्थ धातु की गेंद। धातु की गेंद। अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसको इस तटस्थ धातु की गेंद से छुआते हैं तो क्या होगा, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वस्तु में चला जाएगा। अगर दोनों को हम पास लाएंगे छुआएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चला जाएगा, और अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसमें भी ज़्यादा आ गया, इसलिए ये भी ऋणावेशित हो जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो दोनों वस्तुओं में समान आवेश आ जाएगा। एक तटस्थ वस्तु थी, एक आवेशित वस्तु थी, लेकिन जब दोनों को पास लाया जाता है तो बाद में दोनों पर समान आवेश आ जाता है। इसी को बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। अगर इसी तरह ये कांच की छड़ अगर पूरा धनात्मक होती, धन आवेश में होती, और एक तटस्थ धातु की गेंद इधर जिसमें ऋण आवेशित और धन आवेश दोनों है, तो अगर इन दोनों को हम छुआते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसमें ज़्यादा धन आवेश है इसलिए इलेक्ट्रॉन भी दिखाई नहीं देगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी धनात्मक हो जाएगा, ये भी पूरा तरह से धनात्मक हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन हुआ है। संपर्क द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु के लिया जाता है और एक तटस्थ धातु गेंद ली जाती है, या तटस्थ कुछ भी ले सकते हैं जिस पर ऋण आवेश भी हो और धन आवेश भी हो। जब दोनों को आपस में छुआते हैं तो दोनों पर समान आवेश आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। अब तीसरा बात करते हैं प्रेरण द्वारा।
प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि हम पहले एक आवेशित वस्तु को लेते हैं। मान लीजिए हमने एक कांच की छड़ ले ली, वो आवेशित है, ऋण आवेशित। ये हो गई कांच की छड़। और एक तटस्थ धातु की गेंद हुई इसी तरह, जिस पर ऋण और माइनस धन दोनों है। ये हो गई तटस्थ धातु की गेंद जो तटस्थ है। अब संपर्क में क्या था कि इन दोनों को छुआया जाता था, लेकिन प्रेरण में ऐसा नहीं है, इसको छुआते नहीं है, बस हम इसको इसके समीप लाते हैं। अगर हम इस ऋणावेशित छड़ कांच के छड़ को इसके समीप लाएंगे तो इस स्थिति में क्या होगा। पहले ये समझते हैं कि अगर कोई धन आवेश है तो ये ऋण आवेश को आकर्षित करेगा, मतलब ये दोनों आकर्षित करेंगे। अगर असमान आवेश है, एक धन है एक ऋण है, तो वो दोनों आकर्षित करेंगे। और वहीं अगर विपरीत आवेश है, जैसे प्लस या प्लस हो गया, तो ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, दूर धकेलेंगे। उसी तरह से अगर ये ऋण और धन होता आकर्षित करते, अगर ये ऋण और ऋण होता तो ये प्रतिकर्षित करते। मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकेलते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर प्लस प्लस है तो वो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर एक ऋण है एक धन है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ऐसे इसमें होगा। अगर इन दोनों को हम पास लाएंगे तो क्या होगा, ये ऋणावेश है पूरा, और अगर इनको हम समीप लाएंगे तो इस वाले सिरे पर इसका जो धन आवेश है, पूरा धन आवेश अगले वाले सिरे पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश को ही प्रति आकर्षित करेगा, तो इसलिए ये पूरा इधर धन आवेश हो जाएगा। और ये ऋण आवेश है तो इसमें का जितना भी ऋण आवेश है, ऋण आवेश जितना है उसको दूर धकेल देगा, मतलब दूसरे वाले सिरे पर ऋणात्मक जो आवेश है वो चला जाएगा। अब इसी स्थिति को हम बोलते हैं आवेशों का पृथक्करण, मतलब आवेश अलग अलग हो गए, आवेशों का पृथक्करण, आवेशों का पृथक्करण मतलब आवेश अलग अलग हो गया। अब जब आवेश अलग अलग हो गया तब हम इसमें क्या करेंगे, एक अर्थिंग जोड़ देंगे धरती से। एक अगर अर्थिंग धरती से जोड़ेंगे तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर सीधे धरती में चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं भू संपर्कित करना, मतलब धरती से छुआ देना। अब एक अर्थिंग जब धरती से छुआएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर धरती में चला जाएगा, क्योंकि धरती इलेक्ट्रॉनों का भंडार होता है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन धरती में चला गया तो ये धन आवेशित बचा। अब जब इस वस्तु को हटाते हैं तो ये पूरी तरह से धन आवेशित हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसमें क्या हुआ, कोई वस्तु को दूसरी वस्तु से छुआया नहीं गया, बस उसको समीप लाया गया, और ऐसे में जो धन आवेश था वो इसके आकर्षित हो गया, इससे आकर्षित हुआ इसलिए इसके समीप आ गया, और जो समान आवेश था वो दोनों परिकर्षित हुए और ये इसको इसका इस आवेश को दूर धकेल दिया। और इससे हम अर्थिंग जोड़े एक, और आवेश पूरा जो ऋण आवेश था वो धरती में चला गया, और ये पूरा जो वस्तु था वो ये धन आवेशित हो गया। इसी को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेश हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर में आपको ये समझ आया होगा कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, और उनको उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल देखेंगे लेक्चर दूसरे में कि आवेशों का गुणधर्म कौन कौन सा होता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरा कूलाम का नियम ये भी आता है, इसमें आधारित न्यूमेरिकल भी करेंगे। और तीसरा देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद जितना टॉपिक बचा है उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।